हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। आज के इस वीडियो में हम पॉलीमर बहुलक के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो ये जो बहुलक वाला टॉपिक है, इससे कहीं ना कहीं एक सवाल दो सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे एलडीसी हो चाहे सीटी हो, अन्य जितने भी एग्जाम हैं। पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 20 से 25 मिनट में मैं इसको समाप्त करूंगा और आपका हर एक क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आए बनने की गारंटी भी लूंगा। ठीक है, तो मैं जिस जोश से पढ़ाऊंगा, मैं जिस एनर्जी के साथ में पढ़ाऊंगा, वही एनर्जी अगर आपके अंदर देखने को मिले तो फिर क्या ही बात होगी, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं पॉलीमर को। और ये जो पॉलीमर है, इसके अंदर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये हम पहले देख लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। वैसे इसमें पढ़ने को ज्यादा चीजें है नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बता दूं। सबसे पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। चौथा इसमें क्वेश्चन बनने का टाइप नहीं है, 3 ही प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे फेमस प्रकार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप सबको भी पता है। आपको कोई बहुलक का नाम दे दिया जाएगा और उसका एकलक पूछ लिया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। यानी कि बहुलक यानी कि पॉलीमर का नाम दे दिया और उसका एकलक क्या है, मोनोमर क्या है, वो आपसे पूछ लिया। तो एक तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि निम्न में से कौन सा रेखित बहुलक है या निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि बहुलकों के प्रकार भी हमें पढ़ने हैं। बहुलक कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को भी हमें पढ़ना है, ये दूसरी चीज हम पढ़ेंगे। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है इसके उपयोग को लेकर के, इसके यूजेज को लेकर के। तो यूजेज को लेकर के ज्यादा अपने दिमाग में टेंशन नहीं पालना है। सिंपली कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यूज अगर उसका है, बहुत पॉपुलर यूज है, तो वो आपसे पूछा जाएगा। बाकी ऐसे नॉर्मल तो कहीं पे भी यूज किए ही जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं फील करना है। क्या करना है, जो यूज इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए, है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आएंगे, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलीमर। अब मैंने आपको बता तो दिया कि हम 3 चीजें यहाँ पे इससे पूछी जाती है और उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बहुलक की परिभाषा तो पता होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इसका मतलब क्या होता है बहुलक का, वो तो हमें समझना पड़ेगा। तो बहुलक की परिभाषा मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं बहुलक होता क्या है। देखो, इसमें अगर मैं साधारण भाषा में कहूं तो सरल प्रकार के अणु मिलकर के एक जटिल प्रकार के अणु का निर्माण करते हैं, उसे बहुलक कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है जी। जब सरल प्रकार के अणु, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपस में, बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल बनेगा, एक जटिल प्रकार का अणु बनेगा। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, उसे हम नाम देते हैं बहुलक। या फिर यूं कहे कि बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ करके बहुलक का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी और उसे बहुलक बनाएंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, सबने सुन रखा है पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन है ये एक प्रकार का बहुलक है। पॉलीथीन क्या है? एक प्रकार का बहुलक है। लेकिन ये बहुलक एक्चुअली बना कैसे? इसके अंदर इसकी जो एकलक इकाई होती है वो होती है एथीन। वो क्या होती है? एथीन। एथीन क्या है? इसकी एकलक इकाई है। मतलब कि बहुत सारे एथीन, एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये किसका फॉर्मूला है? एथीन का। तो यहां पर जो एथीन है, ये बहुत सारे एथीन जब आपस में जुड़े तो इसे कहेंगे पॉलीएथीन, है ना। एथीन के आगे पोली शब्द जुड़ा और पोली शब्द का ही मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, है ना। तो पोली यहाँ पे जुड़ गया, तो ये जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे इसके आगे n नंबर ऑफ एथीन जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे ये इसे बहुलक कहेंगे। समझ गए बात को? इस पे इतना डिटेल में आपको जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो एकलक इकाइयां होती है वो आपस में जब जुड़ती है, बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ती है, 15, 20, 100, 200, लाखों, करोड़ों, तो उससे बहुलक का निर्माण होता है। ठीक है, अब हमें यह समझना है। अब हम जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टारगेट है, वो है बहुलकों के प्रकार। समझ रहे मेरी बात को? हमारा जो काम है वो क्या है? बहुलकों के प्रकार। तो हम इस बहुलकों के प्रकार को पूरे एक ही
सारणी में एक ही पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं आपको बीच में बहुलकों के प्रकार लिख के सारी चीजें एक साथ ही समझा दूंगा ताकि आपका सारा कंफ्यूजन ही खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बहुलकों के प्रकार, बहुलकों के प्रकार। अब बहुलकों को हम अलग अलग भागों में अलग अलग आधार पर बांटते हैं। कैसे? एक तो हम इसको बांटेंगे स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर समझते जाना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ 2 स्लाइड के अंदर आपको मैं पूरा चैप्टर समाप्त करवा दूंगा, 2 स्लाइड में। ठीक है, एक हम बहुलकों को स्रोत के आधार पर बांटेंगे, दूसरा हम इसको बांटेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर। तीसरा हम इसको बांटेंगे ताप के आधार पर, और चौथा हम इसे बांटेंगे बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। इतनी बातें समझ में आई है तो मुझे बताएंगे। 4 बातें मैंने यहां पे की कि हम बहुलकों को बांटेंगे, लेकिन 4 अलग अलग आधार है हमारे पास। एक है स्रोत के आधार पर। स्रोत का मतलब होता है वो चीज, उसका स्रोत क्या है, वो बहुलक कहां से मिल रहा है, तो वो स्रोत कहेंगे। दूसरा है इसके अंदर संरचना, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। और तीसरा उसको ताप के आधार पर, यानी कि ताप को सहन करने की शक्ति क्या है। और चौथा बहुलकीकरण की विधि। बहुलकीकरण का मतलब बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसे बहुलकीकरण कहेंगे। तो बहुलकीकरण की विधि के आधार पर, इन 4 भागों आधार पर हम बहुलकों को अलग अलग भागों में बांटेंगे। इतनी बात समझ भाई? अब हम शुरू करते हैं इससे, स्रोत के आधार पर। मतलब बहुलकों को अगर स्रोत के आधार पर बांटे तो क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? 3 भागों में इसको बांटते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक का मतलब है इसका स्रोत प्रकृति है, यानी कि ये जो बहुलक है ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा संश्लेषित बहुलक, और तीसरा इसके अंदर हो जाएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्रोत के आधार पर बांटने का मतलब है उस बहुलक का स्रोत क्या है। तो कुछ बहुलक ऐसे होंगे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। कुछ संश्लेषित, मतलब जिनको हम मनुष्य के बनाते हैं, मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो वो संश्लेषित या कृत्रिम बहुलक। और कुछ होते हैं अर्ध संश्लेषित, मतलब वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं लेकिन वो काम के नहीं होते। उसे काम का बनाने के लिए या उसकी गुणवत्ता अच्छी करने के लिए मनुष्य उस पर और काम करता है, तो वो होता है अर्ध संश्लेषित। तीनों का मतलब समझ में आया? बहुत आसान है। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्राप्ति, यानी कि जंतु या पादप के द्वारा जो कुछ भी बहुलक आप देखने को मिलता है वो सारे प्राकृतिक। संश्लेषित मनुष्य द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, और अर्ध संश्लेषित प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं लेकिन मनुष्य उसके ऊपर काम करता है, उसकी गुणवत्ता को सुधारता है, तो वो अर्ध संश्लेषित हो जाएंगे। अब ये स्रोत के आधार पर बहुलकों के 3 प्रकार हो गए। अब इसके एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे। तो जितने भी मैंने कहा प्राकृतिक बहुलक में जंतु और पादप से जितने भी बहुलक प्राप्त होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है? बिल्कुल प्रोटीन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रबर है। ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक बहुलक है जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? संश्लेषित बहुलक के अंदर क्या आ जाएगा? संश्लेषित बहुलक में आपकी पॉलीथीन आ जाएगी। पॉलीथीन प्रकृति से प्राप्त होती है क्या? बिल्कुल नहीं, मनुष्य ने बनाया है। नाइलॉन 66, यानी कि जो रेसे हम प्राप्त करते हैं ये भी किससे प्राप्त होता है? संश्लेषित होता है। टेरिलीन हो गया, टेरिलीन या डेक्रोन जिसे कहते हैं, ये भी कहां से प्राप्त होता है? संश्लेषित है। ठीक है, पीवीसी हो गया, ये सारे कहां से प्राप्त होते हैं? ये सारे के सारे जो है आपकी क्या है? संश्लेषित बहुलक। और बहुत लंबी सूची है लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 3-4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे। उसके बाद में आता है अर्ध संश्लेषित। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। एक ध्यान में रखना है सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, और एक ध्यान में रखना है सेल्यूलोज नाइट्रेट।
दो एग्जाम्पल यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे, एक सेल्यूलोज एसीटेट, एक सेल्यूलोज नाइट्रेट। सेल्यूलोज एसीटेट का दूसरा नाम है रेयोन, जो आप सब ने सुन रखा होगा। तो रेयोन किसका एग्जाम्पल है? अर्ध संश्लेषित का एग्जाम्पल है। तो अब यहां से कोई भी क्वेश्चन बने, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा अर्ध संश्लेषित है, कौन सा संश्लेषित है, तो कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है। स्रोत के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा और उसके एग्जाम्पल इनके सामने लिख दिए। ठीक है, हालांकि अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि पॉलीथीन किससे बना होता है, टेरिलीन में क्या होता है, इसके एक लग वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि बहुलकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उसको किस किस आधार पर बांटा जाता है और उन प्रकारों के एग्जाम्पल क्या है। यहां से क्वेश्चन अगर बने तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इतनी चीजें राइट समझ में आ गई। चलिए अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर हम बहुलकों को 3 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं रेखित, एक होता है साखित, और एक इसमें होता है तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध को ही जाल क्रम कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए मेरी बात को। इसके आधार पर बहुलकों को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। अब रेखित जो होता है उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? रेखित और साखित में आपने नाम सुना होगा, उच्च घनत्व पॉलीथीन और निम्न घनत्व पॉलीथीन सुना है। एक होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन, तो जो उच्च घनत्व पॉलीथीन है वो इसमें आ जाएगा, जिसको HDP कहते हैं। HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझ रहे मेरी बात को? HDP। और साकित में क्या आ जाएगा? निम्न घनत्व पॉलीथीन आ जाएगा। निम्न घनत्व पॉलीथीन यानी कि LDP इसे कहते हैं। LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन। समझ रहे मेरी बात को? तिर्यकबद्ध या जाल क्रम में आ जाएगा आपका एक तो बेकेलाइट, नाम सबने सुन रखा होगा बेकेलाइट का, और एक आ जाएगा आपका मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। अब आपने सर, आप कहोगे सर समझाया नहीं संरचना के आधार पर का मतलब क्या होता है? रेखित का मतलब ये एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। साकित मतलब जो रेखा होती है, जो सिंपल सीधी जो रेखा होती है उसे ब्रांचिंग निकली हुई रहती है, तो उसे साकित कहेंगे। और तिर्यकबद्ध में क्या होता है? बहुत सारी सीधी रेखा होती है, उनके बीच में ब्रांचिंग आपस में जुड़ जाती है, तिर्यकबंध उसमें बन जाते हैं, तो उसे तिर्यकबद्ध कहते हैं। तो ये बहुत इतना समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ रहा भी होगा कि संरचना उसकी कैसी होती है। रेखित मतलब रेखीय संरचना, साकित मतलब उसमें ब्रांचिंग निकली हुई है उस रेखा से जो सीधी रेखा है, और तिर्यकबद्ध में उनके बीच में तिर्यक बॉन्ड बन गए। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, रेखित के अंदर उच्च घनत्व पॉलीथीन, साकित में निम्न घनत्व पॉलीथीन, इसको HDP, इसको LDP, और तिर्यकबद्ध में बेकेलाइट और मेलामाइन आपके आते हैं। पॉलीथीन भी इसी के अंदर आती है। पॉलीथीन भी याद रख लेना, रेखीय बहुलक होता है। समझ गए इतनी बात को? यहां पे ये वाला भी हमारा क्लियर। अब हम ताप के आधार पर अगर देखें तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ताप सुघट्य और एक होता है ताप दृढ़। एक होता है ताप दृढ़। 2 प्रकार के बहुलक होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ताप सुघट्य और ताप दृढ़, इसको एक ही शब्द में आपको अगर समझाऊं तो इसका जो है वो पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है, और ताप दृढ़ जो होता है इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ताप सुगट्य जितने भी होंगे उनको आपने एक बार अगर बना लिया, कोई वस्तु बना ली, तो दोबारा भी उसको गर्म करके, ताप दे करके जब आप गर्म करोगे तो वो पिघल जाएंगे और फिर दूसरी वस्तु उसे बना सकते हो। ठीक है, यानी कि पुनः उपयोग इसका हो सकता है। लेकिन जो ताप दृढ़ वाले बहुलक होते हैं इनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता। एक बार आपने गर्म करके कोई वस्तु बना ली तो उसके बाद दोबारा से गर्म करके आप नई वस्तु बनाना चाह रहे हो तो वो संभव नहीं है। समझ आ रही है? तो ये इसमें ध्यान में रखनी है। तो ताप दृढ़ के अंदर कौन कौन से हो जाएगा? एक हो जाएगा बेकेलाइट, और एक इसके अंदर हो जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये एक ही नाम है भाई, ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक हो जाएगा बेकेलाइट और एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अब आप कहेंगे ताप सुगट्टे में कौन सा आएगा? ताप सुगट्टे में आपकी पॉलीथीन आ जाती है, पॉलीथीन। पॉलीस्टाइरान, पॉलीस्टाइरीन नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी सुन लो। पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ताप सुगट्टे में आते हैं। इतनी तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन यहीं से बनेगा, मैं बता रहा हूं फिर से बार बार, क्वेश्चन जो आपको यहां पे लिखा रहा हूं वहीं से बनेगा, 100% गारंटी। ठीक है, आप समझते जाओ बस जो बता रहा हूं।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। इसका क्या मतलब हुआ समझिए। पहले तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है योगज बहुलक और एक होता है इसमें संघनन बहुलक। ठीक है, पहले तो इसके दो प्रकार होते हैं वो जान लो, एक तो योगज बहुलक और एक आपका संगणन बहुलक। अब बहुलकीकरण की विधि के आधार पर मतलब बहुलक बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव होगा। योगज बहुलक का मतलब है कि इसमें जब बहुलक बनेगा तो इसमें जब मोनोमर इकाई आपस में जुड़ेगी, कोई भी बहुलक बनता है चाहे इसमें बनो चाहे इसमें बनो, बहुलक बनने में एकलक इकाई आपस में जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। तो यहां पर एकलक इकाइयां जब आपस में जुड़ेगी तो वो एकदम सीधे सीधे जुड़ जाती। क्या मतलब सर? मतलब अगर मैंने कहा एथीन में जो है पॉलीथीन जैसे बनती है तो उसमें दो एथीन आपस में जुड़ेंगे, तो दो एथीन आपस में बिल्कुल जुड़ जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अणु वहां से नहीं निकलता। लेकिन जो संगनन प्रकार के बहुलक बनते हैं उसमें जो है दो इकाइयां जब आपस में जुड़ती है, दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी तो वहां से कोई ना कोई अणु बाहर निकलेगा, या तो H2O बाहर निकलेगा या HCl बाहर निकलेगा या एल्कोहल का अणु बाहर निकलेगा। कुछ ना कुछ वहां पे जहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जब बंध बन रहा है, वहां से कोई अणु अगर निकल रहा है, कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो वो संगनन प्रकार के बहुलक हो जाएंगे। समझ गए? नहीं समझे तो मैं लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। इसमें एकलक इकाइयां सीधे जुड़ जाती है। इसमें जब दो एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं तो वहां से H2O, HCl या एल्कोहल आदि के अणु बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। अब समझ में आया? मैंने कहा योगज बहुलक में एकलक इकाइयां सीधे जुड़ जाती है, कोई लफड़ा नहीं है, जो एक आई दूसरी आई फट से चिप गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक इकाई आएगी दूसरी इकाई आएगी, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वहां से कोई अणु रिलीज होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, कोई HCl रिलीज हो जाएगा, तो वो सारे संगनन बहुलक में आ जाते हैं। अब ऐसे कौन से हैं, एग्जाम्पल बताइए। योगज बहुलक के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान में रखेंगे पॉलीथीन, पॉलीथीन, ब्यूना एन, ब्यूना एन अभी समझाऊंगा ब्यूना एन क्या है, ब्यूना एस, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, पॉलीथीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। संगनन बहुलक के एग्जाम्पल के तौर पे आपको ध्यान में रखना है टेरिलीन और नाइलोन, जितने भी है वो इसमें आ जाएंगे, नाइलोन वाले। अब नाइलोन कितने प्रकार के होते हैं आप सबको पता है, नाइलोन 66 है, नाइलोन 26 है, नाइलोन 6 है, नाइलोन 610 है, तो ये सारे के सारे संगनन में आ जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? अब जो योगज बहुलक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम बहुलक, सम बहुलक, और एक होता है सह बहुलक, सह बहुलक। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझो, इसको भी समझो, इसके एग्जाम्पल फिर अपने आप इसमें डिफरेंस कर पाओगे कि कौन से सम बहुलक है और कौन से सह बहुलक है। समझो, सम बहुलक का मतलब है कि ये जो बहुलक है इसमें एकलक इकाइयां समान होती है, एकलक इकाइयां समान होती है। जैसे कि मैं बात करूं पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन में जो एकलक है वो एथीन है, तो सारी की सारी एथीन इसमें जुड़ती है और पॉलीथीन का निर्माण करती है। लेकिन सह बहुलक जो होता है, इस प्रकार के बहुलक में एकलक इकाइयां सभी समान नहीं होती, दो प्रकार की एकलक इकाइयां इसमें हो सकती है, तीन प्रकार की एकलक इकाइयां हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बात की ब्यूना एन की, तो ब्यूना एन के अंदर दो एकलक इकाइयां होती है, एक होती है ब्यूटावेन 3 डाइईन और एक होता है एक्रिलोनाइट्राइल। तो दो प्रकार की एकलक इकाइयां इसमें जुड़ करके इसका निर्माण करती है, तो ये सह बहुलक है। तो अब किसी भी बहुलक में अगर एक ही एकलक है तो वो सम बहुलक का उदाहरण, और किसी भी बहुलक में अगर एक से ज्यादा एकलक है, दो एकलक है, तो वहां पे वो सह बहुलक का उदाहरण होगा। तो इसमें आप अंतर खुद करके लिख सकते हो कि कौन सा किसमें आएगा। ठीक है, एक संश्लेषित रबर जितने भी है वो इसमें आएंगे। ठीक है, संश्लेषित जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने काफी सारे एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिए, फिर भी एक और लिख देता हूं कि संश्लेषित रबर भी इसी में आएंगे। यहाँ पे जो मैंने रबर लिखा ये प्राकृतिक रबर है, और यहां पे जो मैंने रबर लिखा ये संश्लेषित रबर है। समझ रहे मेरी बात को? अब संश्लेषित रबर कई प्रकार के होते हैं, ब्यूना एन, ब्यूना एस,
इसके अलावा जो है बहुत सारे मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, वो सारे संश्लेषित रबर है। और संश्लेषित रबर संश्लेषित प्रकार के बहुलक होते हैं। ये तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। और यहाँ पे ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है? बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है या नहीं। एक बार मैं पूरे को रिवाइज करता हूं फिर से, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। पूरे को मैं दोबारा समझाता हूं, बहुत आसान है, दिमाग खोल के सुन लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? और क्वेश्चन यहां से आएगा, 100% गारंटी है। सबसे पहले सुनो, बहुलकों के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। और बहुलकों के प्रकार को अब ऐसे अगर हम पढ़े तो इसमें 2-3 पेज भी भर जाते हैं, लेकिन मैंने आपको एक चार्ट के रूप में पढ़ाया है, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में रहेगा, इसे कहते हैं माइंड मैप नोट्स, ठीक है? तो यहाँ पे बीच में हमने लिखा बहुलकों के प्रकार। अब बहुलकों को अलग अलग स्रोतों के अलग अलग आधार पर हम बांटेंगे। तो मैंने कहा 4 आधार पर हम बहुलक बांटेंगे। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा है ताप के आधार पर, तीसरा है संरचना के आधार पर, चौथा है बहुलकीकरण की विधि के आधार पर। 4 आधार पर हम बहुलकों को बांटेंगे। अब पहला हम उठाते हैं स्रोत के आधार पर, यानी कि स्रोत मतलब बहुलक जो प्राप्त होता है उसका स्रोत क्या है। अगर प्रकृति से प्राप्त होता है तो प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा बनाया गया है तो संश्लेषित, और प्रकृति द्वारा प्राप्त हो गया लेकिन मनुष्य ने उस पर काम किया, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया, तो वो अर्ध संश्लेषित। ये समझ में आ गया। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है वो आप याद रख लो। उसके बाद मैंने कहा संरचना के आधार पर, अगर सीधी संरचनाएं रेखीय संरचना है तो रेखित, उसमें ब्रांचिंग है तो साकित, है ना, शाखा आई हुई है तो साकित, और उसके बीच में तिर्यक बंध बने हुए हैं तो तिर्यक बंधित। अब उसके एग्जाम्पल कौन से है, तो इसके अंदर एचडीपी, इसमें एलडीपी, इसमें बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा ताप के आधार पर। ताप के आधार पर का मतलब क्या है, उसको ताप सहन करने की शक्ति क्या है। तो कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिसको ताप बार बार आप देकर के नए बना सकते हो, लेकिन कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिसको बार बार ताप देकर के नए नहीं बनाए जा सकते। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ताप सुगट्य और ताप दृढ़। ताप सुगट्य प्रकार के जो बहुलक होते हैं इनको आप बार बार टेम्परेचर दे करके, गर्म करके, टेम्परेचर देने का मतलब गर्म करके नए सांचे में ढाल सकते हैं, नई वस्तु बना सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो वो तो हो जाएंगे ताप सुगट्य। ऐसे कौन से होते हैं, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल। लेकिन मैंने कहा ताप दृढ़ जो होते हैं वो उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने उनको गर्म कर दिया, कोई वस्तु बना दी, तो उसका फिर पुनः उपयोग आप नहीं कर सकते। इसमें आ जाएगा आपका बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है? उसके बाद चौथा जो प्रकार मैंने आपको बताया बहुलकीकरण की विधि के आधार पर, यानी कि जो बहुलक बनने की प्रक्रिया है उसके आधार पर। एक तो योगज बहुलक और एक संगणन बहुलक। योगज यानी कि एडिशन और संगणन मतलब कंडेंसेशन, ठीक है? इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो यहाँ पे योगज बहुलक मतलब सीधे सीधे इनका योग हो रहा है, सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, तो योगज बहुलक, ठीक है? और संगणन बहुलक का मतलब है यहाँ पे ये सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे। जब बॉन्ड बनेगा दो एकलक इकाइयों के बीच में तो वहां से कोई अणु बाहर निकलेगा, तो उसे संगणन बहुलक कहते हैं, ठीक है? फिर इसके एग्जाम्पल याद रख लो। योगज बहुलक मैंने कि फिर से कहा 2 प्रकार के होते हैं, एक सम बहुलक यानी कि एकलक इकाइयां अगर सभी समान प्रकार की है तो सम बहुलक, और 2 अलग अलग प्रकार के एकलक है तो वो सह बहुलक यहाँ पे हो जाएंगे। बताओ इसमें कोई डाउट आपका कैसे बचेगा? नहीं बचना चाहिए, ठीक है? इसको मिटाइए, फिर हम पढ़ेंगे इनके एकलक। जहां जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं इन सब के एकलक इकाइयां अब हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसको मिटा सकता हूं मैं? चलिए, एथीन पॉलीएथीन बनता है, ये आप सबको पता है। एथीन से पॉलीएथीन बनता है, ये आप सबको पता है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से साफ कर देता हूं कपड़े से। चलिए, सबसे पहले एथीन जो होता है उससे पॉलीथीन बनता है। मैं इधर एकलक लिख रहा हूं, इधर बहुलक लिख रहा हूं, ठीक है? तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब यहां पे जो एथीन मैंने लिखा, इसकी संरचना आपको पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। एथीन की संरचना क्या है, CH2 दिख रहा है आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे बनेगा आपका पॉलीथीन। एकलक इकाई की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, ठीक है? तो एथीन से पॉलीथीन बनेगा। अब इसी से हम बनाएंगे, मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे CN लगा दिया,
है ना। क्या किया मैंने, यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ने करके एक हाइड्रोजन हटा के मैंने उसकी जगह CN लगा दिया, तो इसे अब हम कहेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल। और ये जो एक्रिलोनाइट्राइल है, ये इसको विनाइल साइनाइड भी कह सकते हैं, विनाइल साइनाइड, दोनों इसी के नाम है। विनाइल साइनाइड कहो या एक्रिलोनाइट्राइल को, क्या क्या, जो एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, उसका एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह CN लगा दिया, तो वो बन गया एक्रिलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड। तो एक्रिलोनाइट्राइल से जब बहुत सारी इकाई जुड़ेगी तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जैसे कि एथीन से पॉली एथीन, क्योंकि पॉलीमर पढ़ रहे हैं, तो यहां पे एक्रिलोनाइट्राइड से पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। और इसी को क्या नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है पान, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो पान की फुल फॉर्म भी यहां से याद होगी। अब मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करता हूं, यहां पे CN की जगह Cl लगा देता हूं, तो ये बन जाएगा विनाइल साइनाइड, सॉरी विनाइल क्लोराइड। ठीक है भाई, एकलक इकाइयां याद करनी कितनी आसान है, कुछ भी इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ हाइड्रोजन हटा के कहीं पे Cl लगा रहा हूं तो उसे विनाइल साइनाइड कहेंगे, कहीं पे Cl लगा रहा हूं तो उसे विनाइल क्लोराइड कहेंगे। अब विनाइल क्लोराइड जब बहुलक बन रहा है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा, इसमें भी क्या सोचने वाली बात है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो, मैं याद रखने की बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं आपको, अगर आप ऐसे ही याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे आपको। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैं Cl हटा के CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ C6H5, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, C6H5, तो इसे हम कहेंगे स्टाइरिन। इसे हम क्या कहेंगे, स्टाइरिन। स्टाइरिन से बनता है पॉलीस्टाइरिन, इसे क्या बनता है, पॉलीस्टाइरिन बनता है। समझ रहे मेरी बात को, बहुत आसान है, समझते जाओ, सब कुछ आसान है। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं हटा के CH2CH यहाँ पे कर देता हूँ CH3, तो ये क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। साइंस वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन आर्ट्स वालों को भी, कॉमर्स वालों को, सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं कर कुछ भी नहीं रहा हूँ, हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, उसकी जगह कहीं CN लगा रहा हूँ, कहीं Cl लगा रहा हूँ, कहीं C6H5 लगा रहा हूँ, कहीं पे CH3 लगा रहा हूँ। प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बन जाएगा, पॉलीप्रोपीन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दोनों हाइड्रोजन हटाऊंगा और वहां पे F2 लगाऊंगा। कैसे, देखिए, CF2 CF2, समझ में आ रही मेरी बात, हाइड्रोजन जितनी भी है हटा के वहां पे फ्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या हुआ, टेट्राफ्लोरोएथीन हो गया। टेट्रा, इसे क्या कहेंगे, टेट्राफ्लोरोएथीन, यही तो नाम देंगे। टेट्राफ्लोरोएथीन जो है, इससे बनता है आपका टेफ्लोन। इसे क्या बनता है, टेफ्लोन। समझ में आ रहा है मेरी बात को, टेफ्लोन यानी कि PTFE जिसे कहते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। पॉलीप्रोपीन को कहते हैं PP। ठीक है, तो ये इसके अंदर, ये सारे के सारे एक जैसे बहुलक मैंने आपको एक साथ करवाए, और कितने बहुलक हो गए, 1 2 3 4 5 6 बहुलक मैंने आपको बता दिए। टोटल 15 या 20 के बीच में यहाँ पे आपको मैं बहुलक बताने वाला हूं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, गारंटी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इतने समझ में आ गए, इतने बहुलक समझ में आ गए। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एथीन से पॉलीथीन जो बना उसी से सबको आपको सिखाया है। सब में पोली तो लगा है, पोली लगाना है बस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यूज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि टेफ्लॉन, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है टेफ्लॉन का, न चिपकने वाली सतह के रूप में, न चिपकने वाली सतह के रूप में। इसका क्या मतलब हुआ, आगे ऐसे लिख दो, बर्तनों में, बर्तनों में, यानी कि हमारे रसोई घरों में कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसके जो पेंदे होते हैं ना, उसके ऊपर कोई भी चीज चिपकती नहीं है, सब्जी वगैरह या कुछ भी आप बना रहे हैं तो वो चिपकती नहीं है। तो उसका रीजन है कि उसका जो तली है वो किससे बना हुआ है, टेफ्लॉन से बना हुआ है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। बर्तनों में जो न चिपकने वाली सरफेस है, नॉन स्टिक सरफेस जिसे कहते हैं, उसका उससे किसे बनाया जा सकता है, टेफ्लॉन से बनाया जा सकता है। ठीक है, PVC क्या होता है, PVC से पाइप बनाए जाते हैं, सबको पता है, PVC से पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिटाऊं मैं इसको, चलो।
अब हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रबर के बारे में। 4 से 5 प्रकार के रबर है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। रबर तो एक तो होता है प्राकृतिक रबर, ठीक है। एक तो कैसा होता है? प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो होता है ना, प्राकृतिक रबर कैसा होता है? प्राकृतिक रबर बनता किससे है? सबसे पहले वो आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक रबर की जो एकलक इकाई होती है वो होती है आइसोप्रीन। क्या होती है? आइसोप्रीन। अब इसके स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा, लेकिन इतना एक बार आप याद रखो कि प्राकृतिक रबर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? आइसोप्रीन। और एक होते हैं संश्लेषित रबर, एक होते हैं संश्लेषित रबर। एक होता है प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। अब संश्लेषित रबर कई प्रकार के हैं। एक होता है इसके अंदर ब्यूना एन, एक इसके अंदर हो जाएगा ब्यूना एस, और एक इसमें हो जाएगा नियोप्रीन, ठीक है। एक इसमें हो जाएगा नियोप्रीन, एक इसमें हो जाता है ब्यूना एन, ठीक है, और एक इसमें हो जाता है ब्यूना एस। यहीं पे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा ज्यादा। ब्यूना एस। बताओ ये चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी वो आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान है। मैंने कहा रबर हम पढ़ रहे हैं। रबर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रबर यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और एक संश्लेषित रबर जो मनुष्य द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो ये दो प्रकार के रबर हैं। एक प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर का एक अलग इकाई है आइसोप्रीन, और एक आपका संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर में नियोप्रीन, ब्यूना एन और ब्यूना एस। अब इसकी भी एक अलग इकाई सुनो। नियोप्रीन की जो एक अलग इकाई होती है उसे हम कहेंगे क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन यानी कि प्राकृतिक रबर की आइसोप्रीन, नियोप्रीन की क्लोरोप्रीन। ब्यूना एन और ब्यूना एस की सुनो। ब्यूना एन के अंदर एक इसमें दो दो इकाई है क्योंकि ये सहबहुलक का उदाहरण है। तो एक इसमें हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। इसमें भी वही हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइईन। और दूसरी जो इसमें होती है एस से स्टाइरिन, यानी कि इसमें हो जाएगा स्टाइरिन, और इसमें एन से हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलो नाइट्राइल। समझ में आ रही मेरी बात? बहुत आसान है। एकलक इकाइयां आपको अगर याद हो गई फिर इसकी मैं संरचना समझा दूंगा। मैंने कहा रबर दो प्रकार की, एक प्राकृतिक रबर जिसकी एकलक इकाई आइसोप्रीन, एक संश्लेषित रबर में तीन प्रकार हैं, नियोप्रीन, ब्यूना एन, ब्यूना एस। नियोप्रीन बनता है क्लोरोप्रीन से, ब्यूना एन और ब्यूना एस सहबहुलक है, मतलब इसमें दो दो एकलक इकाइयां होगी। एक तो कॉमन है ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ये एस से शुरू हो रहा है, ब्यूना एस है तो स्टाइरिन हो जाएगा, और ये ब्यूना एन है तो एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा। दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइईन की स्ट्रक्चर अपन देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूटा 1,3 डाइईन। जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता है IUPAC नाम है इसका ब्यूटा 1,3 डाइईन, लेकिन बाकी इसको रट लेना। CH2 CH2 बीच में CH CH, इधर डबल बॉन्ड है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इसके अंदर है, तो ये भी इसके अंदर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। चलिए अब एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरिन की संरचना मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको याद है, अगर आपका दिमाग खुला था तो बता चुका हूं कि स्टाइरिन क्या होता है। जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे C6H5 अगर मैंने लगा दिया तो वो स्टाइरिन बन रहा था, उसे पॉलीस्टाइन हमने बनाया था। एक्रिलोनाइट्राइल मैंने क्या किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे मैंने साइनाइड लगाया था तो ये एक्रिलोनाइट्राइल बन गया। तो बताओ ये एकलक इकाइयां जो है इसमें कोई आपको कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं। तो अब जो आइसोप्रीन है और क्लोरोप्रीन है इसकी संरचना क्या होगी? तो ब्यूटा 1,3 डाइईन की अगर आपको संरचना पता है तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइईन की स्ट्रक्चर लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी लिखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? क्लोरोप्रीन। क्लोरो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ और क्लोरीन ऐड करो। समझ रहे मेरी बात को? बहुत आसान है। हाइड्रोजन हटाया ब्यूटा 1,3 डाइईन का और क्लोरीन ऐड कर दिया क्योंकि क्लोरोप्रीन है। यहाँ पे आइसोप्रीन है यानी कि हाइड्रोजन हटाओ और एक मैथिल ग्रुप CH3 ग्रुप यहाँ पे ऐड कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। बताओ रबर में किसी को कोई दिक्कत? चार प्रकार के रबर हमने पढ़े, चारों की एकलक इकाइयां बता दी और चारों की संरचना बता दी एकलक इकाइयों की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप पूरा यूट्यूब जाके खंगाल लो, ठीक है। बेहतरीन तरीका है, थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं रटवा लिख के नहीं लाया हूं, बोल नहीं रहा हूं फटाफट से, तो हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जो याद रहेगा वो बहुत लंबे समय तक रहेगा, इसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है।
आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं। चलो अब दिख रहा होगा, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो अब एक चीज आपने सुना होगा, वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने से उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है, उसकी प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। इसे वल्कनीकृत रबर कहते हैं। कुछ भी नहीं है, जो प्राकृतिक रबर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर नहीं होता है, हमारे काम उतना नहीं आ सकता। तो हम क्या करते हैं, उस प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में गर्म करते हैं। तो सल्फर के साथ जब गर्म करेंगे तो उसे हम वल्कनीकृत रबर नाम दे देंगे। ये हमारे बहुत काम का है, टायर उद्योग वगैरह जहां पे भी उपयोग होता है वल्कनीकृत रबर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रेसे जो आपने नाम सुने होंगे, नाइलॉन वगैरह, टेरिलीन वगैरह, तो उनके बारे में बात करेंगे, फिर हमारा चैप्टर समाप्त है। इसको मिटा सकता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं मिटाऊं इसको। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, नाइलॉन के बारे में पढ़ेंगे। और नाइलॉन जो होते हैं ना, नाइलॉन को पॉलीएमाइड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके बीच में एमाइड बंद होता है और एमाइड बंद होने की वजह से इन्हें पॉलीएमाइड कहा जाता है। ठीक है, अब नाइलॉन कितने प्रकार के हैं? एक है नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, एक है आपका नाइलॉन 26, एक आपका है नाइलॉन 66, एक आपका है नाइलॉन 610। कितने प्रकार के नाइलॉन हम पढ़ेंगे? 4 प्रकार के नाइलॉन हमें पढ़ने हैं। ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, इसी को पढ़ते हैं, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे। नाइलॉन 6 की जो एकलक इकाई है वो है कैप्रोलैक्टम, और इसकी संरचना आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं मतलब नहीं है। ठीक है, समझ लो, ये इसकी एकलक इकाई है कैप्रोलैक्टम। ये इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाइलॉन 26, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 610। अब इसको सुनो, देखो, नाइलॉन 66 की जो हो जाएगी वो हो जाएगी हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी, ये तो सेम का सेम रहेगा, और यहां पे इसकी जगह हो जाएगा सिबेसिक एसिड, सिबेसिक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो हेक्सा मैथिलीन मतलब CH2 के कितने अणु, 6 अणु, और डाई एमीन यानी कि 2 अणु एमीन के NH2 NH2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन। ठीक है, एडिपिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी ये मैं आपको बताऊंगा। यहां पे भी हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन है तो यहां पे भी सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी। यहां पे सिबेसिक एसिड है तो यहां पे इससे थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां पे मैं बताऊं, जैसे कि एडिपिक एसिड की स्ट्रक्चर यहां पे बीच में CH2 4 होंगे, COOH COOH, क्योंकि एसिड है तो एसिड है तो सॉरी COOH ग्रुप आना तय है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, CH2 के 8 अणु हो जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। यहां पे CHO, यहां पे भी COOH। कोई दिक्कत? थोड़ी सी दिक्कत मैं मान रहा हूं आपको, इतने सारे एक साथ में बता रहा हूं तो समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक बार आप इसको लिखेंगे और 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत आसानी से बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने सबको कंपैरिजन करके बताया है, तो याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम यहां से नहीं आने वाली। नाइलॉन 26 में याद रखना, एक तो होता है ग्लाइसिन और एक इसमें होता है एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, तो ये चारों के चारों प्रकार जो नाइलॉन के होते हैं उसकी एकलक इकाइयां मैंने बता दी और उनकी संरचना बता दी। नाइलॉन 6 की कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 26 में ग्लाइसिन और अमाइनो कैप्रोइक एसिड, नाइलॉन 66 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड, और नाइलॉन 610 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और सिबेसिक एसिड। चलिए, अब एक आपने नाम सुना होगा टेरिलीन, ये एक प्रकार का रेशा है। टेरिलीन को डेक्रोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसकी एकलक इकाई आपको ध्यान रखनी है। एक इसके अंदर होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन, हिंदी में लिख देता हूं, इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक इसमें होता है टर्पथेलिक एसिड, टर्पथेलिक अम्ल। ठीक है,
इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्फथेलिक अम्ल। अब टर्फथेलिक अम्ल क्या होता है? COOH, बीच में बेंजीन, इधर भी COOH। और इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2, बीच में CH2, इधर OH, इधर OH। ये इथाइलिन ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये इथाइलिन और ये 2 ग्लाइकोल के अणु हो जाएंगे, CH2OH OH। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक होता है जैव अपघटनीय बहुलक। जैव अपघटनीय बहुलक। जैव अपघटनीय बहुलक कौन से होते हैं? तो एक तो मैंने आपको जो यहां पे बताया नाइलॉन 26, ये वाला हो जाएगा। और एक इसमें होता है PHBV। 2 एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं जैव अपघटनीय बहुलक में। एक नाइलॉन 26 जो मैंने आपको बता दिया, और एक होता है PHBV। PHBV जो होता है इसकी एकलक इकाइयां 2 होती है। कौन कौन सी? एक होती है इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और एक होती है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। समझ गए? तो ये एग्जांपल क्वेश्चन आ सकता है जैव अपघटनीय बहुलक कौन होते हैं? तो नाइलॉन 26 और PHBV। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बहुत कंसाइज वे में इसको बताया है। थोड़ा सा टाइम इसमें हो सकता है आपको ज्यादा लगे, लेकिन मैंने एक एक चीज को कंपैरिजन करके बताया है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे एक एक करके सारे टॉपिक को। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।